एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। 5 बजे 10 रिपोर्टर्स में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे बिहार की। बिहार में नीतीश कुमार ने 7वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। बिहार के राज्यपाल फागू चौहान ने नीतीश कुमार को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई है। डिप्टी सीएम पद के लिए बीजेपी की ओर से बीजेपी विधायक दल के नेता तारकिशोर प्रसाद और उपनेता रेणु देवी ने भी शपथ ली है। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा वहां पर मौजूद हैं। ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति श्रद्धा निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं संतोष कुमार सुमन ईश्वर की जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब तक सिवाय जब ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समय निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मिथिलेश मिश्रा हमारे ब्यूरो हेड बिहार से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, फिलहाल जिस तरीके से वहां पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम चल रहा है और जो नीतीश कुमार हैं वो सीएम पद की शपथ ले चुके हैं, इसके अलावा जो डिप्टी सीएम बनने हैं वो भी शपथ वहां पर ले चुके हैं, लेकिन क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है अलग अलग राजनीतिक दलों में? क्योंकि जिस तरीके से राजद ने भी इस कार्यक्रम का विरोध किया है। देखिए, यहाँ पर सीधे तौर पे राजद ने विरोध ही नहीं किया है, बल्कि सीधे आप कर सकते कि पूरे महागठबंधन के तमाम जो लोग हैं, जो दल के लोग हैं, वे सारे लोगों ने बहिष्कार कर दिया। बिल्कुल, आरजेडी ने अपनी तंज कसते हुए कहा था कि ये साठगांठ का रहा है और बीजेपी ने हम लोगों को ऊपर में सही ढंग से उन्होंने कार्य नहीं कर पाया और राजनीति के तहत में, और कांग्रेस के मदन मोहन झा ने सीधे तौर पे आरोप लगा दिया कि हमें बुलाया नहीं गया है। तो एक तरफ ये लोगों ने अपने आप को बहिष्कार कर दिया और खासकर जो 15 सीटों पे सुप्रीम कोर्ट तक की जाने की भी बातें कर दिया। लेकिन उन तमाम बातों के बीच में आज एक सबसे सम्मानित और सम्मानीय बातें ये रहा कि बिहार को आज फिर एक मुख्यमंत्री मिल गए, नीतीश कुमार फिर से आ गए और 13 दिन पहले या ये कहे कि 13 दिन बाद इनकी सारे कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन फिर से उनकी 13 दिन पहले उनको कार्यकाल को शुरुआत भी कर दिया। यानी कि पिछला अगर देखा जाए तो 29 नवंबर को इनकी कार्यकाल खत्म हो रहा था, लेकिन अब की बार यानी कि 16 तारीख को फिर से ये बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बनाए दिए गए। लेकिन इन मामलों में अगर देखा जाए तो आज की जो राजकीय सम्मान देखी जा रही थी उसमें राज्यपाल फागू चौधरी ने जिस तरीके के सारे लोगों को शपथ दिलाया है और खासकर पद और गोपनीयता की जो शपथ दिलाया है, उस मामले को अगर थोड़ा सा किनारे दरकिनार करके बातें करें तो आज की जो कार्यक्रम है उसमें समारोह में सबसे अहम बात रहा कि अमित शाह का भी आगमन रहा, जबकि पूरे चुनावी समर में अमित शाह कहीं भी दिखते नहीं थे। लेकिन अब की बार जब समारोह आया तो निश्चित तौर पे जोर तोड़ की जो कहानी है उसमें अपने आप को अहम भूमिका निभाते हुए निश्चित तौर पे अमित शाह यहाँ पहुंचे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे ही आए हैं उन्होंने बीजेपी के कुछ नेताओं से उन्होंने बातचीत भी किया, क्योंकि सुशील मोदी का डिप्टी सीएम नहीं बनाए जाने को लेकर के काफी नाराजगी देखी जा रही थी और उसी पहल पर उन्होंने सबसे पहले बैठक किया, साथ में उनकी
जो अध्यक्ष हैं बीजेपी के जेपी नड्डा वो भी मौजूद रहे। तो इन वाक्य यानी किसी भी तरीके के कोई भी गलत ना हो, गलत स्टेप ना हो, किसी की नाराजगी ना हो, इन तमाम बिंदु पर पहले उन्होंने बीजेपी के साथ में बैठ करके अपनी मीटिंग किया। उसके बाद फिर समारोह में पहुंचे हैं और समारोह में अपनी तमाम शिरकत करने के बाद में आप सीधे तौर पे बता दें कि बीजेपी के खेमे से जो 2 नेता और उप नेता चयन किए गए हैं उन लोगों का भी अभी शपथ ग्रहण हो गया। तो अब बाकी के और भी जो नेता हैं उन सारे लोगों को अभी तुरंत शपथ ग्रहण कराया जा रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल, शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो चल रहा है और इसमें जैसे कि आपने बताया कि पूरे चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह बिहार में नहीं दिखाई दिए, लेकिन आज वो वहां पर पहुंचे हैं क्योंकि बिहार में जिस तरीके से डिप्टी सीएम सुशील मोदी को बनाया जाने की एक बात चल रही थी, लेकिन उसके बाद उनका पत्ता साफ हुआ और उससे कहीं ना कहीं जो संकेत ये मिल रहे थे कि नाराजगी लोगों में हो सकती है, बगावत के आसार भी बनते हुए दिखाई दे रहे थे। क्या इसी कार्यक्रम के लिए अमित शाह वहां पर पहुंचे हैं मुख्य तौर पर? देखिए, अगर पूरी आंकलन अगर लगाया जाए, जो अटकलें यहाँ पे लगाए जा रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि अमित शाह एक ऐसा शख्सियत है जिनकी बातों को दमखम रखा जाता है और बीजेपी में सभी लोग उनकी बातों को मानते हैं। और जिस तरीके का सुशील मोदी ने ट्वीट किया था, जो भावनात्मक अपनी जो शब्दों का आहत लेकर के उन्होंने जो दिया था, उसमें निश्चित तौर पर बीजेपी के तमाम उनके कार्यकर्ता जो समर्थक है वो निश्चित तौर पर उनको आहत लगी हुई थी। तो इसी मामले पे अभी इसके पूर्व में भी बता दें कि सुशील मोदी को दिल्ली बुलाया गया था, उनकी एक बैठक की गई थी। बैठक के दरमियान में भी उस समय उनको आश्वस्त हो गया था कि अब की बार जो डिप्टी सीएम का है वो पद हमें भी मिलेगा। लेकिन इसके बाद जैसे ही नेता और उप नेता चयन किए गए विधायक दल का, उसके बाद कयास यही लगाया जा रहा था कि दोनों डिप्टी सीएम वही लोग बनेंगे और डिप्टी सीएम जो पूर्व के रहे हैं सुशील मोदी अब पूर्व में ही रह जाएंगे, यानी कि इनको नहीं दी जाएगी। तो इसके बाद इनके संगठन के तमाम जो समर्थक हैं, जो बीजेपी के जुड़े हुए लोग हैं, जो सुशील मोदी के मानते हैं, तो वे लोगों के बीच नाराजगी चले आई थी। उसी नाराजगी को दूर करने के लिए अमित शाह का पहल करना बहुत ही ज्यादा अनिवार्यता था, क्योंकि आज एक खुशी का माहौल था और उसी खुशी के माहौल में सभी को शपथ ग्रहण करानी थी और किसी भी तरह कोई बगावत ना हो, इसीलिए अमित शाह को आना यहाँ पे अनिवार्य माना जा रहा था। जबकि अब पूरी राजनीतिक समर देख ले, जब चुनावी माहौल का जब था, उस समय कहीं भी अमित शाह का नजर नहीं आना अपने आप में एक सवाल तो जरूर था, क्योंकि बगल में आपके बंगाल है, बंगाल में अमित शाह का जाना दिखाई दिया, लेकिन बिहार के किसी भी समर में वे नहीं उतरे थे। लेकिन आज जो डिप्टी सीएम को लेकर के जिस तरीके का बातें सामने में आया था, उनका एक पहल करना बहुत ही अनिवार्यता माना जा रहा था और आज उन्हीं की पहल पे आज सारा कुछ सही ढंग से चल रहा है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से आपने बताया मिथिलेश कि अमित शाह का यहाँ पर पहुंचना जरूरी था, लेकिन इस कार्यक्रम में क्या सुशील मोदी मौजूद हैं? क्या वो वहां पर पहुंचे हैं? देखिए, बीजेपी का कार्यक्रम है, खास करके राजग के कार्यक्रम है, क्योंकि बीजेपी सबसे बड़ी बढ़त लेकर के यहाँ पे आई हुई, तो निश्चित तौर पे सुशील मोदी का होना तो अनिवार्य माना जाता है। लेकिन सबसे अहम बातें यहाँ पे यह है कि पद तो बात की है, कार्यकर्ता तो पहले है। तो बीजेपी की जिस तरीके का कार्यक्रम है और बीजेपी की जिस तरह के कार्यकर्ता लोग उत्साह और जुनून के साथ में दिखाई देते हैं, वो यहाँ पर दिखाई देता है और सुशील मोदी उसी जुनून में से लोग हैं जो शामिल है। और आज जो जिस तरीके का कार्यक्रम चला, समारोह कार्यक्रम में ये शिरकत किए हैं और तमाम लोग वहां पे उपलब्ध हैं जो दिग्गज नेता कहे जाते हैं बीजेपी के। जी बिल्कुल मिथिलेश, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को बिहार की बागडोर मिल गई है। एक बार फिर से नीतीश कुमार ने आज शपथ ग्रहण कर लिया है। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र सरकार की इजाजत के बाद राज्य के सभी धार्मिक स्थल खुल गए हैं। कोरोना महामारी के कारण धार्मिक स्थल 24 मार्च से बंद थे। जब देश भर में केंद्र सरकार ने धार्मिक स्थल खोलने की इजाजत दी तो महाराष्ट्र में भी मांग उठी थी, लेकिन कोरोना की स्थिति को गंभीर देखते हुए राज्य सरकार ने धार्मिक स्थलों को बंद ही रखने का फैसला लिया। श्रद्धालुओं को लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार अब राहत मिली है और करीब 8 महीने के बाद धार्मिक स्थल खोल दिए गए हैं, जिसके बाद सुबह से ही मंदिरों में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ भी देखी गई और मंदिरों में कोरोना नियमों का ध्यान भी रखा गया। तमाम एहतियात बरतने की कोशिश की जा रही है। नसीब वाले समझ रहे हम लोग खुद को, और अभी स्टार्टिंग है, इसलिए बहुत ही प्रॉपर्ली मेंटेन था। अभी आगे देखते हैं कैसे हो रहा है हैंडल, पर हमारा तो दर्शन बहुत अच्छे से हुआ है और हम लोग बहुत खुश हैं। देखिए, ढोल नगारे ताशे बजा करके गुलाल उड़ाते हुए बड़े जल्लोश के साथ आए हैं, क्योंकि आज हर्ष का पल है, आनंद का पल है, खुशी का पल है और कहीं ना कहीं महाराष्ट्र की जनता की, साधुओं की जीत है, संतों की जीत है, उन पुजारियों की जीत है, उन फूलहार बेचने वालों की जीत है और महाराष्ट्र सरकार की आज करारी हार है।
उनके घमंड, उनके अहंकार का आज चकनाचूर हो गया है। पालघर साधु हत्याकांड का मामला हम आज भी नहीं भूले। लंबा इंतजार करना पड़ा श्रद्धालुओं को महाराष्ट्र में, लेकिन अब जो धार्मिक स्थल हैं वो खोल दिए गए हैं और अलग अलग जगहों से तस्वीरें जो हैं वो सामने आई हैं, जहां पर कोरोना को लेकर की सतर्कता बरती जा रही है। अलग अलग मंदिर प्रशासनों ने अलग अलग तरीके से अपनी अपनी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की हैं। महाराष्ट्र सरकार के हिसाब से, महाराष्ट्र सरकार ने जो नियम तय किए हैं धार्मिक स्थलों को खोलने को लेकर के, उन्हीं के हिसाब से अपनी अपनी गाइडलाइंस जो है वो सभी मंदिर प्रशासन की तरफ से जारी कर दी गई हैं और उन्हीं के हिसाब से मंदिरों में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संख्या भी तय की गई है कि कितने श्रद्धालुओं को एक दिन में और एक समय में अंदर प्रवेश दिया जा सकता है और कहां कहां पर श्रद्धालु जा सकते हैं, कहां पर नहीं जा सकते हैं। वो तमाम बातें श्रद्धालुओं को पहले बताई जा रही हैं, उसके बाद ही मंदिर में प्रवेश दिया जा रहा है। सत्यप्रकाश सोनी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंबई से। सत्यप्रकाश, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल किस तरीके से मंदिरों में नियमों का पालन करवाया जा रहा है ताकि कोरोना का संक्रमण वहां पर न फैले? देखिए, इधर महाराष्ट्र सरकार ने जिस तरह से करीब 7 महीने बाद आज मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों को खोलने की अनुमति दी है। ऐसे में सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरह से महाराष्ट्र में जो है लगातार कोरोना महामारी अपना पैर पसार रही है, ऐसे में यह भी माना जा रहा है कि महाराष्ट्र सरकार ने निर्णय तो बिल्कुल लिया है, लेकिन कोरोना प्रोटोकॉल जो है उसको का पालन करना बेहद जरूरी होगा। ऐसे में जिस तरह से महाराष्ट्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी किया है, उस गाइडलाइन के तहत ही भक्त जो है मंदिरों में प्रवेश करेंगे और अब दर्शन कर सकेंगे। जी बिल्कुल सत्यप्रकाश, फिलहाल आप वहां पर किसी मंदिर में ही मौजूद हैं, क्या कुछ स्थिति है वहां पर, किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह देखने को मिल रहा है? देखिए, इधर मैं आपको बता दें कि मुंबई बोरीवली का एक मंदिर है, साईं धाम मंदिर। हालांकि मंदिर भले ही छोटा है, लेकिन करीब 7 महीने से मंदिर पूरी तरह से बंद था, जिसमें भक्त और श्रद्धालु अक्सर आते थे दर्शन करने के लिए, लेकिन क्योंकि बंद था इसलिए दर्शन नहीं कर पाते थे। दूसरी अहम बात, ये मंदिर ऐसा है जहां अक्सर पूरे साल जो है हर गुरुवार के दिन जो भंडारा किया जाता, इस दौरान जो है करीब 2000 लोगों को जो है भोजन कराया जाता था। लेकिन जब से मंदिर बंद है, तमाम लोग आते हैं, लेकिन उनको जो है अब जो प्रसाद मिलता था वो नहीं मिल पाता। दूसरी तरफ तस्वीरें दिखाएंगे कि मंदिर खोलने के उपलक्ष्य में जो है अब यहाँ हवन किया जा रहा है, जिसकी तैयारी आप देख पा रहे हैं कि पूरी लगातार जारी है। हमारे साथ एक पंडित जी भी है, वो जानकारी देंगे कि किस तरह से मंदिर को खोलने की जो प्रक्रिया है वो की जाएगी और जब भक्त आएंगे तो किस तरह से उसको लेकर जो है तमाम चीजें जो है उसका पालन करना होगा। जी पंडित जी। हाँ, सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि सरकार ने इजाजत दे दिया है। क्या सरकार ने इजाजत दे दिया है तो उस मंदिर खुलने के उपलक्ष्य में हवन पूजा पाठ बाबा का जो है हो रहा है और उसके बाद सैनिटाइजर वगैरह से सुरक्षा के साथ जो है दर्शन वगैरह पब्लिक को दिया जाएगा। हमारे सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मंदिर खुलने का इजाजत दे दिए। जनता बहुत खुश है। हर गुरुवार को यहाँ भंडारा होता है बाबा का, हजारों पब्लिक यहाँ पे प्रसाद पाती है बाबा का। बहुत बहुत हमारे सरकार का धन्यवाद है कि हम लोगों के लिए जो है बहुत खुशी का, इससे बड़ा क्या बात हो सकता है। भक्त लोग जो है सरकार का जय जयकार कर रहे हैं, भक्त लोग प्रसाद पाएंगे बाबा के इधर। बहुत सुरक्षा ही अपना रक्षा करने का कारण है। सुरक्षा के साथ हर काम होगा, हर पब्लिक के ऊपर ख्याल रहेगा, गाइडलाइंस रहेगा, व्यवस्था के साथ हर काम होएगा। उसके उपलक्ष्य में हवन पूजा पाठ जो है आज हम लोग कर रहे हैं मंदिर के ऊपर। बहुत से भक्तों का आशा था कि बहुत जल्दी से जल्दी मंदिर खुल जाए। हमारा सरकार की जय जयकार हो, सरकार हमारा ऐसा आगे बढ़ता रहे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो देखिए किस तरह से हवन का जो है आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सत्यप्रकाश, बहुत उत्साह वहां पर लोगों में देखने को मिल रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि जिस तरीके से लंबे समय से वहां पर इंतजार किया जा रहा था, महाराष्ट्र सरकार से मांग की जा रही थी और उसके बाद अब आखिरकार श्रद्धालुओं को ये राहत मिल गई है, वो अब मंदिरों में जा सकते हैं, लेकिन कोरोना के नियमों का पालन जरूर करना होगा। फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। छोरे किसा लिखड़ा पहला साल आड़ी किते गोज मेताऊ दुगना कर दिया मार और किताऊ भिंडी प्याज टमाटर बैंगन ई बो है भरपाई मान बढ़ा किसान का और खूब बड़ी कमाई। मारा पानी मारी विरासत यो बचाना जारी से आखिर आले खेत पहुंचाया और आगे की तैयारी से हाड़ी ते ट्रेनिंग दे के करा उसका जो मार्गदर्शन MSP पे फसल खरीद के दूर करी या टेंशन। और बता सम्मान निधि ते छोटे किसान की मुश्किल कर दी हल, प्याज जुर्माने माफ कर दिए, दिया किसान ते बल। अम्बे एक साल में 5 साल की तैयारी कर दी भाई। हरियाणा का बढ़िया हाल भाई, चोखा लिखड़ा पहला साल। सुशासन से सपनों को साकार कर रहे हो और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। सीधे रुख करेंगे पटना का, क्योंकि राजभवन में लगातार शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो जारी है और वहां पर मंत्री, जो नए मंत्री बन रहे हैं, वो लगातार शपथ जो है वो ले रहे हैं। बिहार में एक बार फिर से नीतीश कुमार को बागडोर दे दी गई है। नीतीश कुमार 7वीं बार CM बन गए। बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और स्वतंत्रता क्रम से निर्वाचन करूंगा तथा मैं गैर या पक्षपात या अभ्यास के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। मैं राम सूरत कुमार ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समरण निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। और उनके बाद अब लगातार जो मंत्री चुने गए हैं वो भी शपथ ले रहे हैं। राज्यपाल फागू चौहान सभी मंत्रियों को शपथ दिलवा रहे हैं। 7वीं बार बिहार की बागडोर CM नीतीश कुमार ने एक बार फिर से संभाल ली है। NDA को पूर्ण बहुमत मिला है बिहार के चुनाव में, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी
राजद राष्ट्रीय जनता दल बनकर के उभरी है। और उसके बाद अगर बात की जाए तो भारतीय जनता पार्टी इस बार गदगद है, क्योंकि बिहार में बड़ा बहुमत जो है वो जनता का जो जन समर्थन मिला है वो बीजेपी को भी मिला है। और इस जीत को, एनडीए की जीत को बिहार में बीजेपी की ही जीत माना जा रहा है। तो बिहार में शपथ ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ और सीएम एक बार फिर से नीतीश कुमार बने हैं, जबकि इस बार बिहार को 2 डिप्टी सीएम मिले हैं। बीजेपी की तरफ से 2 नेताओं को डिप्टी सीएम बनाया गया है, लेकिन पूर्व डिप्टी सीएम सुशील कुमार मोदी उन्हें इस बार कोई पद नहीं दिया गया है। लेकिन जिस तरीके से इस कार्यक्रम में खासतौर पर अगर बात की जाए तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शामिल हुए थे और इसके पीछे एक खास वजह यह बताई जा रही है कि बीजेपी में सुशील मोदी को जिस तरीके से इस बार डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है, उसको लेकर के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं में निराशा और बगावत देखने को मिल सकती थी। उसी को नियंत्रण करने के लिए अमित शाह ने वहां पर मोर्चे को संभाला है। चलिए रुक करेंगे अगली खबर की ओर। जम्मू कश्मीर में छोटी सरकार यानी कि जिला विकास परिषद, पंचायत, स्थानीय निकाय के लिए चुनाव होने हैं, जिसके लिए राजनीतिक दलों ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जम्मू कश्मीर के स्थानीय निकाय चुनावों के लिए कुल 3 नेताओं को अहम जिम्मेदारी दी है, जिसमें वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और घाटी में स्थानीय निकाय चुनाव 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक होंगे। और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राष्ट्रीय प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन और हरियाणा के सांसद संजय भाटिया को चुनाव का सह प्रभारी बनाया है। इन नियुक्तियों के बाद चुनाव प्रभारी अनुराग ठाकुर का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि आतंकवाद को लेकर के स्थानीय राजनीतिक दलों पर उन्होंने निशाना साधा है और कहा कि जनता के बीच मोदी सरकार के काम और विकास के एजेंडे को लेकर के जाएंगे। चलिए फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ਜਦੋਂ ਦੀ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਿਕਾਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਢਿੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਟਾਈਪ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹਾਲ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾਗਤ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 40 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਮਾਨਯੋਗ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਯੋਗ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪੈਲਸ ਬਣਾਇਆ। ਨਵੀਂ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਆ। ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਉਸ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਹਨ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਉਹ ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਸਿਤ ਪਿੰਡ ਹਨ। ਤੇ ਇਸੇ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਵੱਜੋ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਮਾਰਟ ਵਿਲੇਜ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 48,910 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜਨ ਲਈ ਕੁੱਲ 2,774 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫੇਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਟੇਕਰ 2,775 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਲੱਗਣਾ ਹੈ। 48,910 ਸਕੀਮਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਫੇਜ਼ 2 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੜੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ, ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋਏਗੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇੱਕੋ ਖੁਆਬ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਚੌਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਹਰ ਪਿੰਡ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੋਵੇ। ਪਿੰਡਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਨੁਹਾਰ ਇਹ ਹੈ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਖੇਡਾਂ ਦੇ ਖੇਤਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਣਗਿਣਤ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਰੌਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਆਪਣੇ ਕੱਦ ਕਾਠ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਸਰੀਰਕ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਰਿਵਾਇਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ 750 ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਖੇਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਸਕੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਾਮ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੌਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੇ। 750 ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਹਰ ਬਲਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਟੇਡੀਅਮ ਹੋਣਗੇ। ਸਿਹਤਮੰਦ ਬਣੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਰਹੇ ਨੇ 750 ਸਾਂਝੇ ਮੈਦਾਨ। कम ब्रेक और ज्यादा खबरों के साथ देखिए ANP न्यूज इन चैनल नंबर पर। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 011 45 45 45 45 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। लखनऊ से लेकर चंडीगढ़ तक, मुंबई से लेकर रायपुर तक, क्या है राजनीति की हलचल, क्या है समाज का मिजाज। राजधानी लाइव, हमारी नजर, आपका फैसला, हर रोज सुबह 8 बजे सिर्फ ANP न्यूज पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हम बात कर रहे थे जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से छोटी सरकार के लिए चुनाव होने हैं, उसके लिए बीजेपी ने अहम जिम्मेदारी केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर को दी है और उसको लेकर के उनकी पहली प्रतिक्रिया भी सामने आई है। पहले आपको वो सुनाते हैं। जम्मू कश्मीर की जनता ने आतंकवाद के कारण बहुत कुछ खोया है। परिवार के सदस्य खोए, विकास को खोया, कुछ लोगों ने अपना भविष्य खोया। मुझे लगता है जो उनको मिलना चाहिए था उसमें बहुत देरी हुई और जिन लोगों के कारण हुई, आज वो केवल राजनीतिक पद, राजनीतिक लाभ लेने के लिए अगर इकट्ठे भी हो रहे हैं तो जनता उनको अब समझ चुकी है। जनता जानती है अगर विकास कोई करवा सकता है तो पहले अटल जी की सरकार ने कराया, अब नरेंद्र मोदी जी की सरकार करवा रही है। और हम विकास को ही एजेंडा बनाकर जनता के बीच में जाएंगे। जनता के लिए हमने जो काम किया है आगे और। रविंद्र श्रीवास्तव हमारे संवाददाता जम्मू कश्मीर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। रविंद्र, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि जिस तरीके से चुनाव को लेकर के तैयारियां अलग अलग राजनीतिक दलों ने शुरू कर दी हैं, बीजेपी ने अपनी तरफ से जो चुनाव प्रभारी बनाया वो अनुराग ठाकुर को बनाया और उन्होंने साफ तौर पर आतंकवाद को लेकर के स्थानीय राजनीतिक दलों को घेरा है।
जी बिल्कुल, देखिए जो निकाय चुनाव होने हैं वो 28 नवंबर से लेकर 19 दिसंबर तक होंगे और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो हैं उन्होंने जो वित्त राज्य मंत्री हैं अनुराग ठाकुर उनको जम्मू कश्मीर की जो जिम्मेदारी है इन चुनावों की दी है। और उन्होंने जब जिम्मेदारी संभालते ही उन्होंने आतंकवाद और जो कहा जाए विकास के मुद्दे को लेकर स्थानीय को घेरा है। तो कहा है कि यहाँ पर जम्मू कश्मीर में 90 के दशक से लेकर जो है अभी तक आतंकवाद जो है वो पनपा है, लेकिन मोदी सरकार के दौरान जो है आतंकवाद की कमर टूटी है। तो कहीं ना कहीं आतंकवादी जो है उनको खत्म किया जा रहा है। हालांकि बॉर्डर पर जो है फायरिंग चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं इन चुनावों को लेकर एक तो विकास का मुद्दा और दूसरा आतंकवाद का मुद्दा रहेगा। और राजनीतिक दल जो है जो खास करके इन 370 हटने के बाद लगातार जो है इकट्ठे हुए थे गुपकार डिक्लेरेशन के तहत, और उनके ऊपर भी उन्होंने निशाना साधा है कि ये इन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान जो है आतंकवाद जो है उसको एक अहमियत दी है। तो कहीं ना कहीं कहा जाए हतेंद्र तो ये एक मुद्दा रहेगा, खास करके जम्मू के साथ भेदभाव को लेकर और विकास और आतंकवाद को लेकर। ये निशाना जो है अनुराग ठाकुर ने जो है जिम्मेदारी संभालते ही राजनीतिक दलों पर ये निशाना साधा है। इससे रविंद्र ये साफ तौर पर अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरीके से विरोधी दलों को घेरने की कोशिश की जाएगी बीजेपी की तरफ से और किस तरीके से वहां पर अपना जो जनाधार है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जब से मोदी सरकार जो है वो केंद्र में आई है उसके बाद कश्मीर घाटी के अंदर कहा जाए स्पेशली तौर पर वहां पर जनाधार जो है बीजेपी का बड़ा है और कई बीजेपी के नेता जो हैं वो आतंकवाद का शिकार हुए हैं। तो इसको लेकर भी अनुराग ठाकुर ने इसी वजह से कहा जाए तो राजनीतिक दल जो हैं खास करके कश्मीर घाटी के जो राजनीतिक दल हैं 370 हटने के बाद कभी जो दूर विरोधी हुआ करते थे वो इकट्ठे हुए हैं। तो उसको लेकर उन्होंने तभी आतंकवाद को लेकर जो है निशाना साधा है और खास करके घाटी के अंदर जो विकास जम्मू कश्मीर की हम बात करें तो विकास को लेकर भी बातें उठती रही हैं। तो इन दो मुद्दों पर जो है खास करके राजनीतिक दल जो हैं उनको घेरने का प्रयास जो है अनुराग ठाकुर ने किया है। जी बिल्कुल, जिस तरीके की फिलहाल स्थिति देखने को मिल रही है जम्मू कश्मीर में, तो क्या कुछ लगता है क्या एक तरफ सभी के सभी जो विरोधी दल है वो और एक तरफ बीजेपी, क्या फिलहाल यही देखने को मिल रहा है? जी बिल्कुल, देखिए कहीं ना कहीं जो विरोधी राजनीतिक दल जो हैं खासकर के घाटी के जो राजनीतिक दल है चाहे एनसी हो पीडीपी हो और भी कई पार्टियां हैं वो लगातार बीजेपी को घेरने का प्रयास कर रही हैं, खास करके 370 के मुद्दे को लेकर और 35A के मुद्दे को लेकर। और साथ में जिस तरह से अभी एक और लाभ पेश किया गया कि जब जम्मू कश्मीर में आप कहीं पे भी जो बाहरी राज्यों से लोग हैं वो जगह खरीद सकते हैं। तो इन सब मुद्दों को लेकर जो है एक जो दल हैं इकट्ठे हुए हैं गुपकार डिक्लेरेशन के तहत। तो कहीं बीच में कांग्रेस भी है, उन्हीं की बोली बोल रही है। हालांकि बीच बीच में जो उनके प्रवक्ता है बयान देते रहते हैं। तो लेकिन कहा जाए तो इन सब मुद्दों को लेकर खास करके अनुराग ठाकुर ने इसी वजह से राजनीतिक दल जो है खास करके घाटी के उनको इन्हीं मुद्दों को पर घेरने का प्रयास किया है। और विकास का एक खास मुद्दा है क्योंकि जम्मू और कश्मीर का हमेशा से ही जम्मू और जब राजनीतिक दल जहां पर सरकार थी यूटी बनने से पहले तो जम्मू और कश्मीर जो है जम्मू वर्सेस कश्मीर जो है वो होता रहा है। क्योंकि जम्मू में हमेशा ही लोग ये शिकायत करते रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर अहमियत दी जाती है तो कश्मीर घाटी को दी जाती है। तो यही एक वजह है कि विकास का मुद्दा जो है उन्होंने उठाया है ताकि जम्मू कश्मीर में अगर विकास की बयार बहती है तो कहीं ना कहीं जो है युवा जो है वो उनको नौकरी भी मिलेगी और विकास जो विकास रुका हुआ था जम्मू कश्मीर का उसको भी एक हम कहें कि उनको पटरी मिलेगी और उस पर विकास की जो ट्रेन है वो दौड़ेगी। तो कहीं ना कहीं हालांकि ये चुनाव जो है निकाय चुनाव जो है डीडीसी के चुनाव हैं
इन 370 हटने के बाद पहली बार ये चुनाव होने जा रहे हैं और इस पर अभी और भी दल, हालांकि आज अनुराग ठाकुर का बयान आया है इन सब मुद्दों को लेकर, तो आने वाले दिनों में ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं वो उनकी बयानबाजी भी शुरू होगी। अब देखना ये होगा कि आज की अनुराग ठाकुर की इस बयानबाजी के बाद क्या क्या प्रतिक्रियाएं जो हैं वो विपक्षी दलों की तरफ से मिलती हैं। जी बिल्कुल रविंद्र, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से अब जो निकाय चुनाव है उसको लेकर के सियासत जो है जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुकी है और उसको लेकर के बीजेपी ने भी अपनी तरफ से तैयारियां शुरू कर दी हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। देश की राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इस साल समय से पहले ही हाड़ कपाने वाली ठंड जो है वो पड़ सकती है और आईएमडी के वैज्ञानिक आर.के. जेनामनी ने यह कहा है कि पश्चिम विक्षोभ के चलते सोमवार से दिल्ली में तापमान में गिरावट शुरू हो गई है और उनके मुताबिक राष्ट्रीय राजधानी में तापमान नीचे गिरने लगेगा अब, जिससे अचानक से ठंड में वृद्धि हो जाएगी। और आर.के. जेनामनी ने यह भी कहा है कि आने वाले दिनों में तापमान 3 से 4 डिग्री सेल्सियस तक नीचे गिर सकता है। और जेनामनी ने यह भी कहा कि पश्चिम विक्षोभ पंजाब, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और हरियाणा के मैदानी इलाकों को मुख्य रूप से प्रभावित करता है। उन्होंने कहा है कि तापमान दिसंबर के स्तर तक नहीं गिरेगा, लेकिन 3 से 4 डिग्री तक गिरावट दर्ज की जाएगी। लेकिन इस बीच दिल्ली वालों के लिए राहत की बात यह है कि दिल्ली में बारिश होने के बाद लोगों को बढ़े हुए प्रदूषण से थोड़ी राहत जरूर मिली है। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर 150 से 200 के बीच बना हुआ है। क्या, क्योंकि वो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है उसका जो इम्पैक्ट है सुबह से शुरू हो गया था, विंड भी बढ़ गया था, तो हमारा विजिबिलिटी हो, एयर क्वालिटी हो बहुत इम्प्रूव हुआ। और बाद में शाम को जो अभी जैसे 6 बजे 5 o'clock से जो बारिश चालू है, जो रेन और थंडरस्टॉर्म, तो उसके वजह से काफ़ी मतलब कम हुआ है पोल्यूशन। तो आने वाले दिनों में क्या किस तरह से देखते हैं सर, ठंड का बढ़ने का क्या लेवल? नहीं, देखिए जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो जैसे आता है, जैसे आज का दिन में प्लेन्स में ज़्यादा अफेक्ट हुआ है, पंजाब से लेकर के पश्चिम उत्तर प्रदेश तक, हरियाणा, दिल्ली, सब जगह में मतलब ऐसे लाइट रेनफॉल, लाइट टू मॉडरेट रेन हुआ है, थंडरस्टॉर्म, लाइटनिंग भी हुआ है। तो जैसे हम फोरकास्ट कर चुके थे कि ये जाने के बाद जो टेम्परेचर है, जो ठंडक है, वो टेम्परेचर नाइट टेम्परेचर फॉल होगा। तो कल नाइट से जो है टेम्परेचर गिरना शुरू होगा। और सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि इसमें कश्मीर में स्नोफॉल भी हुआ है। तो जैसे वेस्टर्न डिस्टर्बेंस में नाइट टेम्परेचर फॉल होता है तो ठंडा थोड़ा रहेगा, पर ये नहीं कि जो दिसंबर जनवरी जो पीक है ऐसा नहीं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, क्या कुछ जानकारी है दिल्ली में मौसम को लेकर के, क्योंकि लगातार जिस तरीके से प्रदूषण की स्थिति बनी हुई थी गंभीर रूप से, अब उसमें तो गिरावट कहीं ना कहीं देखी गई है बारिश के बाद, लेकिन अब ठंड वहां पर बढ़ सकती है। देखिए बिल्कुल राजीव, जिस तरीके की दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के अंदर जो पॉल्यूशन का स्तर था वो बढ़ा हुआ था और कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार ने भी आशंका जताई थी अगर मौसम में यानी कि बारिश होती है तो कहीं ना कहीं दिल्ली का जो कह सकते हैं पॉल्यूशन का स्तर है वो कहीं ना कहीं घट सकता है। मगर बात करें जिस तरीके से सोमवार को जो बारिश हुई थी यानी कि रविवार को जो बारिश हुई थी वो कहीं ना कहीं उसने मौसम के अंदर करवट ले ली गई है और कहीं ना कहीं जो पॉल्यूशन का स्तर था वो भी घट गया है। मगर आज की बात करें तो कहीं ना कहीं धूप का निकलना बहुत दिक्कतें हुई है, क्योंकि धूप लोगों को कहीं ना दिखी नहीं है और कहीं ना कहीं ये जरूर है मौसम में नमी आ चुकी है और मौसम के साथ साथ अब ठंड का प्रकोप महसूस होने लगा है। लोगों को गर्म कपड़े निकाल लिए गए हैं लोगों के लिए, तो कहीं ना कहीं ये जरूर है मौसम जिस तरीके से करवट ले रहा है तो पॉल्यूशन का स्तर भी घटेगा और कहीं ना कहीं ठंड को अपना प्रकोप जरूर दिखाएगा इसके अंदर। जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम वैज्ञानिक की तरफ से कहा गया कि 3 से 4 डिग्री तक वहां पर तापमान गिरेगा, क्या कुछ जानकारी है कब तक तापमान में ये इतनी गिरावट जो है वो दर्ज की जाएगी? देखिए बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से मौसम विभाग की तो माने तो कहीं ना कहीं ये जरूर है कि जिस तरीके से विशेषज्ञों ने कहा कि मौसम के अंदर गिरावट होगी और यानी कि 3 से 4 डिग्री तक आ सकता है, तो कहीं ना कहीं ये भी जरूर है कि हाँ ये मौसम जिस तरीके से बदल रहा है वो कहीं ना कहीं लोगों के लिए दिक्कत भी खड़ा करेगा, क्योंकि मौसम के अंदर जैसे जैसे तब्दीली होती है तो कहीं ना कहीं जो लोग बीमार होते हैं या फिर बुजुर्ग होते हैं तो उनको खासी दिक्कतें भी होती है। मगर बात करें जिस तरीके से मौसम अब करवट ले रहा है तो वो कहीं ना कहीं पॉल्यूशन का स्तर जरूर घटाएगा, मगर लोगों को दिक्कतें भी होगी और ठंड अपना प्रकोप जरूर दिखाएगी। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो दिल्ली के लोगों को अब तैयार रहना होगा, अब तक प्रदूषण से जूझे हैं और अब ठंड का मुकाबला जो है वो करना होगा। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। अयोध्या के विकास के लिए बनाए गए श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तर्ज पर ही हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट भी बनाया गया। ट्रस्ट ने राम भक्त हनुमान की जन्मस्थली पंपापुर किष्किंधा में हनुमान जी की 215 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण करवाने का फैसला लिया है, जिसकी जानकारी ट्रस्ट के अध्यक्ष स्वामी गोविंद आनंद सरस्वती ने अयोध्या के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास के आवास पर पत्रकार वार्ता करके दी है। हनुमान जी की
प्रतिमा लगाने के लिए ट्रस्ट देश भर में रथ यात्रा निकाल करके चंदा इकट्ठा करेगा। बताया जा रहा है कि इसकी अनुमानित लागत करीब 1200 करोड़ रुपए आएगी। वहाँ भी हनुमान जी का 1200 करोड़ के प्रोजेक्ट शुरू हो रही है, वहाँ भी काम चालू हो गया। वहाँ विजयदशमी में इसके लिए मुहूर्त बनाकर 4 शिलाओं को भी पूजा पाठन हो गया। अभी शिलाओं को इकट्ठा करने के काम चल रहे हैं। हनुमान जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की तरफ से 1200 करोड़ से ये दुनिया में सबसे बड़ा हनुमान जी का 215 मीटर की मूर्ति वहाँ बनने के लिए तैयार हो रहे हैं। सभी डिज़ाइन फाइनल करके आ गया। इसके बारे में L&T लोग भी हमसे संपर्क किया और स्टैचू ऑफ यूनिटी सब लोग जो बनाया वो सभी लोग संपर्क किया। अभी किष्किंधा में मीटिंग होने वाले हैं। हम ये चाहते हैं कि अयोध्या और पंपा क्षेत्र किष्किंधा दोनों क्षेत्रों का बराबरी डेवलपमेंट हो जाए और इसके साथ उत्तर प्रदेश सरकार। गौरव मिश्रा हमारे संवाददाता अयोध्या से हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी? एक तरफ भव्य राम मंदिर के लिए तैयारियां लगातार जारी हैं, राम मंदिर निर्माण के लिए वहां पर काम भी जो है वो शुरू हो चुका है, और दूसरी तरफ अब भगवान हनुमान की मूर्ति भी बड़ी ऊंची वहां पर बनाने की तैयारी। गौरव, क्या आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? जिस तरीके से लगातार भगवान राम का जो मंदिर बनाया जाना है अयोध्या में, उसके लिए संघर्ष किया है धार्मिक नेताओं ने और अलग अलग जो संस्थाएं हैं उन्होंने भी। अगर बात की जाए, हिंदू धार्मिक संगठनों ने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष किया और उसके बाद अब भगवान राम का मंदिर बनने जा रहा है। लेकिन उसके साथ साथ जिस तरीके से भगवान राम के साथ हनुमान जी का नाम भी लिया जाता है, उसी को देखते हुए एक और ट्रस्ट बनाया गया और उसी को ध्यान में रखते हुए अब हनुमान जी की प्रतिमा वहां पर बनाई जानी है, जो कि विश्व में सबसे बड़ी हनुमान जी की अपने आप में प्रतिमा होगी। 215 मीटर ऊंची प्रतिमा का निर्माण वहां पर करवाया जाएगा और इसके लिए हनुमत जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट बनाया गया है। जहां पर हनुमान जी का जन्म हुआ था, वहीं पर इस प्रतिमा को लगवाया जाएगा। गौरव मिश्रा एक बार फिर से मेरे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या कुछ जानकारी है इसके बारे में? कब से ये जो कार्यक्रम शुरू होना है चंदा इकट्ठा करने का, कब से शुरू हो जाएगा? देखिए हितेन, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या में राम जन्मभूमि को लेकर के जो मंदिर निर्माण हो रहा है, उसी के साथ साथ अयोध्या में अब किष्किंधा के पंपापुर में श्री हनुमान जी जो राम जी के भक्त हैं, उनकी 215 फीट की मूर्ति लगाने को लेकर के हितेन तैयारियां चल रही हैं, जिसको लेकर के जो हनुमत ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं स्वामी गोविंद आनंद जी, उन्होंने बताया है कि इसकी लागत कम से कम 12 करोड़ होगी, जिसको लागत इकट्ठा करने के लिए एक रथ यात्रा निकाली जाएगी। उसके तहत जो है चंदा इकट्ठा किया जाएगा हितेन। तो कहीं ना कहीं इसको लेकर के जो रामलला के मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास हैं, उनके आवास पर जाकर के उन्होंने इससे संबंधित बातों को बताया है हितेन जी। ये रथ यात्रा कब से निकाली जानी है, कब से कार्यक्रम शुरू हो जाएगा? देखिए, इसको लेकर के ट्रस्ट के जितने पदाधिकारी हैं उनके साथ हितेंद्र बैठक की जाएगी। बैठक के साथ साथ दिन का एक दिन निश्चित किया जाएगा कि जब से रथ यात्रा निकालनी है, तो उसको लेकर के कहीं ना कहीं अभी डेट नहीं बताई गई है कि कब से रथ यात्रा निकाली जाएगी हितेंद्र। जैसे ही इसके बारे में जानकारी होगी ANB न्यूज दर्शकों को बताया जाएगा हितेंद्र जी। जी गौरव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अयोध्या में लगातार जिस तरीके से विकास के कामों को आगे बढ़ाया जा रहा है और योगी सरकार इस काम को मुख्य तौर पर देख रही है, क्योंकि जिस तरीके से अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण भी होना है और वहीं पर अगर हनुमान जी की जन्मस्थली है तो वहां पर भी हनुमान जी की एक बड़ी ऊंची प्रतिमा बनाने का काम अब शुरू कर दिया गया है। फिलहाल इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए ANB न्यूज। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगना।
और अगर खाया पिया पूरी तरह से शरीर पर लगेगा नहीं तो आपकी सेहत बनेगी कैसे? लोग सोचते हैं कि मैं ज्यादा बढ़िया खाऊंगा, काजू खाऊंगा, बादाम खाऊंगा, किशमिश मेवे खाऊंगा या मांस मछली खाऊंगा तो मेरी ज्यादा बढ़िया सेहत बनेगी। क्योंकि सभी ने अपने बड़े बुजुर्गों से एक बात सुन रखी है कि घी दूध खाओ, सेहत तो अपने आप ही बन जाएगी। मैं कहता हूं घी, दूध, काजू, बादाम तो आप खा लोगे, पर क्या उस घी